हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स शेड्यूल, जो कि आगामी उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा एवं बिहार सचिवालय परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पहला है, फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को ने रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जी हाँ, आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश का जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको कि यूनेस्को जो है वो फरवरी 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही आंसर है संत कबीर नगर। जी हाँ, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां पर कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को ने रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, मार्च 2022 में एक बहुत ही चर्चित मूवी आई जिसका कि क्या नाम है, और उसके निर्देशक जो हैं वो मैं हिंट कर देता हूँ, वो विवेक अग्निहोत्री हैं। तो इसका सही जवाब है द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। द कश्मीर फाइल्स बहुत ही हिट मूवी है और इसके जो निर्देशक हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं। और इसमें जो है मुख्य भूमिका जो है अनुपम खेर ने निभाई है। तो आप इस प्रकार याद रखेंगे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में जो है वो मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो विवेक अग्निहोत्री हैं। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत जो है वो 165 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है, भारत जो है वो 165 देश में 120वां स्थान प्राप्त किया है और इसमें भारत का जो स्कोर है वो 60.07 है। जी हाँ, याद यह रखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का मार्च 2022 में जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें 165 देशों में 120वां स्थान है। और भारत की स्कोर की अगर बात करें तो भारत का स्कोर जो है वो 60.07 है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी हिट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला पर्सन मार्च 2022 में कौन बनी है? इसका सही जवाब है माधवी पुरी बुच। जी, माधवी पुरी बुच महिला चेयरपर्सन सेबी की हाल ही में मार्च 2022 में बनी है। तो आपको याद रखना है जो सेबी की प्रथम ये महिला चेयरपर्सन है और इसका जो नाम है वो माधवी पुरी बुच है। अगला करंट अफेयर जो काफ़ी हिट है वो है कि अप्रैल 2022 में हमारे सैन्य दल का मुखिया कौन बने हैं? इसका सही जवाब है मनोज पांडे। याद रखेंगे, मनोज पांडे हमारे सैन्य दल के नए मुखिया बने हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है जो कि काफ़ी हिट करंट अफेयर्स है, जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसे याद रखेंगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो आपको याद ये रखना है जो भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। अगर ये प्रश्न आ गया तो याद रखेंगे, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र जो है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और इसमें यूपी का जो स्थान है वो जो है यूपी का जो वन क्षेत्र का स्थान है वो हम याद रखेंगे 14,818 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, यानी कुल हो गया 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और इसमें यूपी जो है वो 14,818, यानी याद ऐसे रख सकते हैं, उधर भारत में 7 लाख से शुरू होगा और यूपी में जो है वो 7 का 2 गुना यानी 14 होता है।
तो 14,000 से शुरू होगा, यानी यूपी में 14,818 और पूरे देश में 7,13,789। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है वो 14,818 वर्ग किलोमीटर है, और इसका यदि प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो ये 6.15% होगा। 6.15% जो है वो यूपी में वन क्षेत्र है। याद रहे, ये लेखपाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार लेखपाल एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण ग्राम विकास एवं समाज से प्रश्न यह हो सकता है, पूछा जा सकता है कि ग्राम विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप गांव में देखते होंगे कि सारे गांव लगभग एक दूसरे गांव से कनेक्ट हो गए हैं, और गांव में जो सड़कें बनाई जाती है वो ग्रामीण सड़क कहलाती है, और यह एक विशेष ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाती है। तो गांव में बनने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, ऐसे भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। तो यह 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी से जो है यह योजना शुरू हुई थी, और फिलहाल जो है देश के प्रमुख गांव जो है इस योजना के अंतर्गत एक दूसरे से संपर्कित हो चुके हैं। तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं उत्पादन जो होता है उसमें वो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान यूपी का है। सिर्फ गेहूं उत्पादन ही नहीं, इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे कि गन्ना, दूध, आलू, ये सब में भी जो है और यूपी प्रथम स्थान है। इसके बाद अगर यह भी पूछ दिया जाए कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी जो है यूपी वो पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। इसके बाद एक क्वेश्चन और, जो उत्तर प्रदेश में जो है वो कितने कृषि वायु क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 9। अर्थात वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो है वो 9 कृषि जल वायु क्षेत्र की पहचान की गई है। तो आप याद रखेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हाल ही में मार्च 2022 में चर्चित जो मूवी है जिसको कि विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है, उसका क्या नाम है, तो द कश्मीर फाइल्स। इसके बाद भारतीय थल सेना के प्रमुख मुखिया कौन है, तो मनोज पांडे। ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और करंट अफेयर्स, जो कि उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना शुरुआत की गई है, तो इस योजना में किसे शामिल किया गया है, इसका सही जवाब है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला। जी हाँ, इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि मोदी सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई है। स्टैंड अप योजना याद रखिए, स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 को, और स्टैंड अप योजना में जनजाति, महिलाएं, जो इसके अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और मतलब मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी महिलाएं, इस टाइप से इसको याद रखिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी महिलाएं, यानी स्टैंड अप योजना के अंतर्गत जो है पूछा जा सकता है कि किन्हें किन्हें शामिल किया जाता है। तो स्टैंड अप योजना के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी लोग और महिला जो भी है वो सभी जो है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकती है। 5 अप्रैल 2016 को इस योजना की जो है वो शुरुआत जो है की गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, हालांकि यह करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि नीति आयोग जो वो किस प्रकार की संस्था है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा संवैधानिक निकाय, स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय, इसके बाद संविधिक निकाय और असंवैधानिक निकाय। तो याद रखिएगा नीति आयोग जो है वो असंविधिक निकाय है। असंविधिक निकाय के रूप में हम इसको याद रखेंगे कि नीति आयोग जो है वो असंविधिक निकाय है। इसके बाद करंट अफेयर्स में मित्रों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2022 में ये नामांकित हुआ है। जो असम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड असम वैभव
असम का जो है वो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड का क्या नाम है? असम वैभव। तो फरवरी 2022 में असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है रतन टाटा जी को। जी हाँ, रतन टाटा जी, जिस आप जानते ही हैं रतन टाटा का नाम बहुत ही फेमस है। तो रतन टाटा को जो है वो असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अगर पूछ दे तो आप जानते ही हैं कि पंजाब में भगवंत मान जी अभी मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पे जो है दिल्ली के जो केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी उनके सरकार है। तो भगवंत मान सिंह जो हैं सो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। एक और काफ़ी हिट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो 94वां जो ऑस्कर पुरस्कार है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 की जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो याद रखेंगे 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में एरियाना डेबोस को चुना गया है। इसके अंतर्गत थोड़ा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो 94वें ऑस्कर 2022 पुरस्कार के अंतर्गत जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो जेन कैम्पियन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो एरियाना डेबोस को पुरस्कृत किया गया है। अभिनेता अगर कहेगा तो विल स्मिथ, अभिनेत्री अगर कहेगा तो एरियाना डेबोस, और निर्देशक यदि कहेगा तो जेन कैम्पियन। इसके बाद एक और हिट करंट अफेयर्स जो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। जो 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य को समर्पित स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसका सही जवाब है 216 फीट। याद रखिएगा, ये 11वीं सदी के संत थे रामानुजाचार्य, इसको समर्पित किया गया है। तो 216 फीट है, तो हम याद रखेंगे कि 11वीं सदी यानी 8वीं सदी के बाद होता है 11वीं सदी। तो 8वीं सदी के बाद 11वीं सदी का क्रम है। तो अगर हम 2 को 8 से अगर गुना कर देंगे तो 2 गुना 8 यानी 16 होता है। तो इसको क्रम में हम 216 फुट जो है याद रख सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की जो ऊंचाई है वो 216 फीट है, और यह जो है 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। इसके बाद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के बारे में वैश्विक जलवायु संकट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो हम याद रखेंगे इसमें भारत का स्थान जो था वो 7वां था। यानी जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उस सम्मेलन में जो है भारत का स्थान जो है वो 7वां है। इसके बाद करंट अफेयर्स में हम लोग याद रखेंगे जो विश्व जल दिवस का जो है वो कब मनाया जाता है और इसका 2022 का थीम क्या है? तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो है उसका थीम जो है 2022 का वो है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। एक बार इसको हम और क्लियरिफाई कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है वो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में जो है पीने की पानी की आपूर्ति करना तथा उसका महत्व समझने को है। विश्व जल दिवस 2022 की थीम जो है वो भूजल अदृश्य को दृश्यमान करना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान करना है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। वो भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो उनको मरने के पश्चात जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम याद रखेंगे कि भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु के पश्चात उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप जानकारी के लिए यह बता दूं कि पद्म विभूषण पुरस्कार
भारत रत्न के बाद भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बिपिन रावत जी की मृत्यु हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, जिसमें उनके पत्नी के साथ साथ 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये दिसंबर 2021 की घटना है। तो आपको याद रखना है कि बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो सही जवाब होगा पद्म विभूषण पुरस्कार। इसके बाद विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? तो याद रखिए, वर्ष 2022 का टीबी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड टीबी सेव लाइफ्स। फिर से सुनिए, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। और प्रत्येक वर्ष टीबी दिवस या तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और 2022 की इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। याद रखिएगा, एक टीबी वाला और इससे पहले एक जल दिवस वाला। जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और टीबी दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 2022 का थीम था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना और टीबी दिवस का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। याद रखने के लिए आप इस प्रकार रख सकते हैं कि टीबी दिवस का जो थीम है उसमें टीबी सेव लाइफ्स जुड़ा हुआ है और भूजल अर्थात जल दिवस में जो है वो भूजल लगा हुआ है। भूजल एक अदृश्य को दृश्यमान बनाना। पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम और लेखपाल बिहार सचिवालय के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद करंट अफेयर्स में हम लोग एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2022 का संपन्न किया है? इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। अभ्यास जो भी हो उसके स्पेलिंग और वो जो लिखे जाते हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक आप प्रश्न के उत्तर को पकड़ पाएंगे। जैसे स्लाइनेक्स, अगर इसे हम इंग्लिश में स्पेल को अलग अलग करके लिखें तो SLINEX, तो SL से मतलब श्रीलंका, I से क्या हो जाएगा इंडिया। तो हम याद रख सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच जो है यह युद्धाभ्यास हुआ है, अर्थात भारत और श्रीलंका का जो है यह द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है स्लाइनेक्स है। इसका अगर पूरे फुल फॉर्म को हम देखें तो SLINEX, SL से मतलब श्रीलंका, I से इंडिया, N से हो जाएगा नवल, EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह 7 से 10 मार्च 2022 को हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर जो है संपन्न हुआ था। इससे पिछला 2022 में जो है यह इससे पिछला 2020 में जो है यह अक्टूबर 2020 में वो श्रीलंका के त्रिकोमाली में संपन्न हुआ था। तो इससे पहले पूर्व वाला जो है वो श्रीलंका में संपन्न हुआ और इस बार वाला जो है वो विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, 2020 वाला श्रीलंका और 2022 वाला भारत का विशाखापट्टनम। स्लाइनेक्स यानी श्रीलंका इंडिया के बीच यह जो है नवल एक्सरसाइज है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 17वें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 120वां। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 17वें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को जो है वो 120वीं रैंक आई है। अब इसे अगर हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर देखें तो हम याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वर्ष 2021 की सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट मार्च 2022 में जारी हुई है और इसमें 165 देशों के लिए सतत विकास सूचकांक आकलित है। सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट में जो है वो फिनलैंड सर्वोच्च स्थान पर रहा। इसके पश्चात दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः स्वीडन एवं डेनमार्क रहा। भारत के लिए इस वर्ष रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक जो है वो 60.07 आंकलित है तथा इस सूचकांक के साथ 165 देशों में जो है वो भारत 120वां स्थान पर है। तो आपको याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 120वां। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व इस्पात संघ
के द्वारा जो है इस आंकड़ा को जारी किया जाता है। वर्ष 2021 में जो है इस आंकड़ा को विश्व इस्पात संघ ने जारी किया था। इसके अनुसार जो है विश्व के सर्वोच्च इस्पात उत्पादक देश में पहला स्थान चीन का था, दूसरे पे भारत, तीसरा पे जापान, चौथा पे अमेरिका। याद रखिएगा, पहला चीन है इस्पात के उत्पादन में, अर्थात कच्चा इस्पात कहिए या इस्पात कहिए, इस्पात का भी पूछेगा तो वही होगा। इस्पात के उत्पादन में चीन पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे भारत है, तीसरा पे जापान, चौथा पे अमेरिका। हमें भारत का याद रखना है तो भारत का दूसरा है, अगर पहला स्थान पूछेगा तो चीन। अगला एक बहुत ही हिट करंट अफेयर्स है, भारत के किस समुद्र तटीय क्षेत्र में पहली बार वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। इसे याद रखिएगा कि हाल ही में जो है मुंबई में 17 फरवरी 2022 से समुद्र तटीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए पहली बार वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, जो मुंबई से नवी मुंबई को समुद्री मार्ग को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा है। और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो भारत के किस समुद्र तटीय क्षेत्र में पहली बार वाटर टैक्सी सेवा का शुरुआत किया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में कहाँ से कहाँ के बीच? तो मुंबई से लेकर के नवी मुंबई को यह जोड़ता है। फरवरी में 17 फरवरी 2022 को इस वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अभी फिलहाल में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है, जो कि एक लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किया गया है, और इसे जो है 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया। और याद रखिएगा, जो 12 से 14 वर्ष के बच्चा है उसे जो टीका दिया जा रहा है वो कॉर्बोवैक्स वैक्सीन है। ये बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, कॉर्बोवैक्स। अगर हम पूरे टीकाकरण की बात करें तो देश में 14 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों में कोरोना का टीकाकरण जनवरी 2021 से शुरू किया गया था, जबकि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को यह पहले ही लगाया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी कोरोना टीकाकरण 16 मार्च 2022 से शुरू कर दिया गया है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को देश की बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा विकसित कॉर्बोवैक्स वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कौन सा टीकाकरण दिया जा रहा है, तो कॉर्बोवैक्स। मित्रों, मैं यह वीडियो पढ़कर यानी एक प्रश्न को कई बार दोहरा के बना रहा हूँ, ताकि इसे सुनने के बाद आप आसानी से याद रख सकें। आप जानते हैं कि आज का जो यह समय है, इसमें करंट अफेयर्स का समुद्र है, और समुद्र में से सभी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण उतने नहीं होते हैं कि वे परीक्षा में पूछा जाए। अतः कुछ अगर आप नियमित रूप से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आप अगर एक अच्छे जागरूक विद्यार्थी हैं, आप पठन पाठन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। साधारणतया परीक्षाओं में जो काफ़ी हिट करंट अफेयर्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो मैं इसे इस प्रकार से पढ़ता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, एक ही प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ, ताकि आप सुनने के बाद इसे आसानी से याद रख सकें। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है, भारत के किस वैश्विक समूह का 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता करेगा? जी हाँ, यह काफ़ी ही हिट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। इसका सही आंसर है G20। याद रखिएगा, G20 समूह जो है उसका भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा, G20 का जो है अध्यक्षता भारत करेगा। कब से? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जिसका कि नाम G20 है, और G20 का वर्ष 2022 का शिखर सम्मेलन 30 से 21 अक्टूबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में संपन्न होने वाला है, जिसके पश्चात 1 नवंबर 2022 से इस समूह की अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी। यानी अभी सम्मेलन जो होने वाला है वो कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में। और इस सम्मेलन के बाद अर्थात 1 नवंबर 2022 से जो है समूह की अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी, और 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर
2023 तक जो है वो G20 का अध्यक्ष भारत रहेगा। और अध्यक्षता के इस कार्यकाल के दौरान 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन का मेजबानी भी भारत में ही होगी, यानी भारत को ही मेजबानी करना है। तो आपको याद रखना है कि 2023 का G20 की मेजबानी कौन करेगा, तो सही जवाब होगा भारत। और अगर यह पूछ दे कि भारत किस वैश्विक समूह का मेजबानी करेगा 1 दिसंबर 2022 के बाद से या अध्यक्ष होगा, तो सही जवाब होगा G20। अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी हिट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2023 सत्र की मेजबानी किस देश को सौंपी है, तो याद रखिएगा भारत को जो है 40 वर्ष के बाद। जी हाँ, एकदम काफ़ी हिट करंट अफेयर्स है जो आगामी बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 40 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष जो है इससे पूर्व 1983 में IOC का वार्षिक सत्र जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्ष 2023 में होने वाले वार्षिक सत्र की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। समिति के 144वें वार्षिक सत्र की यह बैठक मई-जून 2023 के मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। 40 वर्ष के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। इससे पूर्व 1987 में भारत में वार्षिक सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 के सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत। कितने वर्ष के बाद, तो 40 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। और इससे पूर्व कब हुआ था भारत में, तो 1987 में कहाँ हुआ था, 1983 में कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। अर्थात इस प्रश्न से हम यह सीख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्ष 2023 के सत्र की मेजबानी भारत करेगा। 40 वर्ष के बाद भारत को यह प्राप्त हुआ है। और जून 2023 में होगा इसका सत्र का सम्मेलन। कहाँ पे, मुंबई में। किस जगह, तो जियो वर्ल्ड सेंटर में। अगला हिट करंट अफेयर्स है, 13वें शीतकालीन और पैरा ओलंपिक खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो याद रखिएगा चीन। 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने भाग नहीं लिया था। बीजिंग में 4 से 13 मार्च 2022 को 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में 46 देश भाग लिया था। भारत ने इस खेल में प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। 18 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक चीन को मिले और वह 61 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं यूक्रेन जो है वो दूसरे स्थान पर रहा और कनाडा जो है वो तीसरा स्थान पर रहा। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल में की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो सही जवाब होगा चीन। इसके बाद करंट अफेयर्स है जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस अवधि के लिए देश में मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखिएगा, काफ़ी करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को भारत में किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब है 2022 से 2027, यानी यह वर्ष जो चल रहा है 2022, इसमें 5 जोड़ दीजिए यानी 2027 तक। 2022 से लेकर के 2027 तक जो है वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए नव प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलू शामिल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप इसमें कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नव भारत जो है साक्षरता कार्यक्रम शुरुआत किया गया है और यह जो है मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है जो कि 2022 से 2027 तक के लिए लागू किया जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। याद रखिएगा, पीवी सिंधु जो है वो स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीत लिया है।
टूर्नामेंट में लगातार दूसरा फाइनल खेल रही 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के खिलाड़ी को 49 मिनट तक चले मुकाबला में जो है हरा दिया था। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु जो है वो हाल ही में स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी हिट क्वेश्चन है और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, खास करके सचिवालय, लेखापाल और बीपीएससी री एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं वह प्रश्न को। यह प्रश्न है, भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? काफ़ी हिट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है बायजूस। तो याद रखिएगा, भारतीय मूल की कंपनी बायजूस ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। कतर में होने वाले विश्व कप के लिए बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुन लिया गया है। कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के प्रायोजक बनने के साथ बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो आपको याद रखना है, जो कतर 2022 में फीफा विश्व कप होगा उसमें भारतीय मूल की किस कंपनी को स्पॉन्सर दिया गया है? तो सही आंसर होगा बायजूस। अगला करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का एक दिवसीय खिताब किस देश की टीम ने हासिल किया है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है आप जानते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी अपना नाम हमेशा वर्चस्व रखता है। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का एक दिवसीय खिताब अगर पूछा जाएगा किस टीम ने जीता है तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराया था और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं का यह 7वां विश्व कप खिताब है। यानी यह लगा करके ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने विश्व कप की 7वीं कप जो है अपने यहाँ ले गया है। तो आपको याद रखना, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराया था। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम लोगों को याद रखना है करंट अफेयर्स के लिए, जो कि अटल सुरंग। आप जानते हैं जो अटल सुरंग जो है वो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। तो इससे करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। जो अटल सुरंग को मोदी ने कब जो है राष्ट्र को समर्पित किया था? तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2022 को। कोरोना का पीरियड चल रहा था, उसमें जो है 3 अक्टूबर 2022 को मोदी ने अटल सुरंग जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया था। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में भी मान्यता मिला है। और यह जो है 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है और सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण सुरंग रोहतांग दर्रा से होकर यह गुजरती है। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके स्थित संगठन ने मान्यता दी है और इसे प्रमाणीकरण भी किया है। इसके बाद स्टैटिक्स क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग 2-3 क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में 26 नवंबर 1949 से आप क्या समझते हैं? इसका आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा देश में लागू हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। याद रखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का घोषणा हुआ था। इसके बाद एक स्टैट क्वेश्चन जो कि बिहार से लेते हैं। तारापुर नरसंहार 90 वर्ष पहले 15 फरवरी 1932 को किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है बिहार। और इसको एक्सप्लेन अगर करें तो हम याद रखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इस बात की चर्चा की है और उनके अनुसार 90 वर्ष पहले बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा 34वीं स्वतंत्रता सेनानियों को अंधाधुंध फायरिंग कर 15 फरवरी 1932
को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी के याद में प्रदेश सरकार द्वारा जो है 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई है और इस घटना को तारापुर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो बिहार सरकार ने हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो सही जवाब है 15 फरवरी। 15 फरवरी को मुंगेर के तारापुर स्थान में तारापुर नरसंहार हुआ था, जिसमें 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी की याद में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा तारापुर नरसंहार की स्मरण में 15 फरवरी को, चूँकि यह घटना हुई थी 15 फरवरी 1932 को, इसीलिए 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में याद रखिएगा बिहार सरकार द्वारा मनाए जाने की घोषणा हुई है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हम लोग स्टैट्स क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। जो किस समिति ने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर देने की ही संस्तुति की थी, तो सही जवाब है राजा मन्नार। जी हाँ, राजा मन्नार समिति जो है वो अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर देने की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की जवाब आप देने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या आप बता सकते हैं दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली दूसरे प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष थे। तो मित्रों, आज की करंट अफेयर्स सीरीज को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।